लोगों ने कह दिया और हम लोगों की परीक्षा हो चुकी है। और अब आपकी परीक्षा मत कहिए, परीक्षा थोड़ा लगता है बहुत बहुत भारी मुश्किल चीज है। परीक्षा नहीं, आपके मन में जो कुछ ये होगा तो हम लोगों के कहने के बाद जो आप लोगों ने सोचा है, जैसे सोचा है वैसा करने का हम लोग कोशिश करें, प्रयास करें। जो कुछ सोचते हैं उसमें थोड़ा थोड़ा परिवर्तन, थोड़ा जुड़ता है, थोड़ा सा ये होता है, थोड़ा अंतर होता है। मुझे कविता के बारे में एक बात ये लगती है कि एक तो शब्दों का रिद्म होता है, शब्दों का लय होता है, तो छंद शब्दों को ये करते हैं, मात्रा ये कितना ये कितना। लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि जो संवेदनाओं का रिद्म है अगर कविता में बची रहती है तो रिद्म कायम रहता है, लय कायम रहता है। अभी लेखक कवि क्या कर रहा है, एक पंक्ति लिखता है और दूसरी पंक्ति ऐसी पंक्ति लिख देता है जो ऊपर से इसका कोई संबंध ही नहीं है। अब उसको समझने में दिक्कत होती है। अज्ञे ने भी काफी काम किया इसमें कि कुछ एक पंक्ति लिखी और दूसरी पंक्ति में ऐसी पंक्ति लिख दी कि अब उसमें जुड़ाव नहीं है, तो बच्चों को समझने में दिक्कत होती है। और अगर बच्चों को नहीं, बड़ों को, मुझे भी समझने में दिक्कत होती है। कई बार केदारनाथ सिंह की कविता पढ़ाते हुए सेमेस्टर 3 में मैं सोच रहा था कि अब ये पढ़ाना है तो बच्चों को कैसे समझाया जाए। ऊपर से नीचे तक कोई रिद्म भी नहीं, अर्थ उससे नहीं निकल रहा है। तो हम सब जो कोशिश करें कि कम से कम अर्थ का, कथ्य का, संवेदना की जो रिद्म है, उसकी जो लय है वह होनी चाहिए। ये जो कुछ दिया जाएगा अभ्यास का, भी अभ्यास के लिए, अभ्यास में तत्कालिक भी कुछ होता है, तत्काल में भी हम लोग कुछ करते हैं, एक कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये पूरा नहीं है। पूरा तो तब होगा जब आपके मन की बातों को निकास का एक रास्ता वो मिलता रहेगा तो कुछ होगा। तो अगला जो कार्यक्रम आप लोगों का है, तो हम लोगों की तरफ से जो कहना था हम लोगों ने कह दिया, आपकी तरफ से जो है उसको आइए और जिस तरह से आपको करना है वैसा करिए। हम लोग चुपचाप आपको सुनेंगे और बीच बीच में जो हम लोग को कहना होगा आपकी कविता के बारे में, इसके बारे में, उसके बारे में, तो हम लोग कुछ सुझाव सलाह जो दे सकते हैं वो हम लोग देंगे। आप लोग आए और मंच को आप अपने से उसको संभालें जो आगे का जो कार्यक्रम होगा। निश्चित रूप से बातें जो कविता के ऊपर आनी थी वो आई कि पूरी दुनिया की जो अभिव्यक्ति है उसको हम किस तरह से समाहित करके कविताओं में पिरो सकते हैं, संवेदना को, नई संवेदनाओं को जन्म दे सकते हैं। कविता विशिष्ट क्षणों की पल है, बिंब है, नाटकीयता है, इंसान और इंसानियत में डूबने की कला है। मतलब कला हमें हमेशा प्रेरित करती है। तो निश्चित रूप से अभी जो दूसरा सत्र 12:30 के बाद जो 1:30 बजे से शुरू होगा, इससे पहले सुकांत भैया देखा बताएंगे, उससे पहले मेरी भी एक कविता है तो मैं चाहता हूँ कि सुना दूं। कविताओं को, चूंकि पहली कविता तो मैं सोचा कि सियासत का समय है, राजनीति का समय है, तो उसी पर मैंने अपने जीवन की पहली कविता लिखने की कोशिश की। समाज की परिस्थिति, नेताओं के बोल, ये कविता का शीर्षक है। सियासत की नजर से देखिए मत, सियासत की नजर से देखिए मत, वतन का रहनुमाई कर रहा है। सियासत की नजर से देखिए मत, वतन का रहनुमाई कर रहा हूँ। जिसने जाना ही नहीं क्या है जुदाई,
जिसने जाना ही नहीं क्या है जुदाई, अस्मिता वह नारी की समझा। इस सियासत की यही हसरत हुई है, इस सियासत की यही हसरत हुई है, चोर सबको चोर ही बतला रहे हैं। इस सियासत की यही हसरत हुई है, चोर सबको चोर ही बतला रहे हैं। साथ थी जिसके हिमालय की तरह, साथ थी जिसके हिमालय की तरह, वह छोड़ पड़ाया हो, वह छोड़ पड़ाया हो। सोचना होगा कफन, सोचना होगा कफन शिद्दत से, लाख भूखे हैं तो क्या दस्त हुई है। मशक्कत की कमाई कर रहा हूँ, मशक्कत की कमाई कर रहा हूँ, किसी से ऋण अदायगी कर रहा हूँ। मशक्कत की कमाई कर रहा हूँ, किसी से ऋण अदायगी कर रहा हूँ। पता है मुझको इसकी बेवफाई का, पता है मुझको इसकी बेवफाई का, उसी से मैं सगाई कर रहा हूँ। उसे अच्छा लगेगा आशियाना या हमारा, उसे अच्छा लगेगा आशियाना या हमारा, क्योंकि बेवफाई वो कर रही है, अजी माँ बाप की सेवा मैं कर रहा हूँ। सियासत की नजर से देखिए वतन का रहनुमाई कर रहा हूँ। तो जब कविता में लिख रहा था तो बताया गया कि इसमें जो आपने लिखा है कि पता है मुझको इसकी बेवफाई का, उसी से मैं सगाई कर रहा हूँ, उसे अच्छा लगेगा आशियाना या हमारा, क्योंकि बेवफाई वो कर रही है, अजी माँ बाप की सेवा मैं कर रहा हूँ। तो मैंने उनको जो मेरी भावना थी, तो भावना यहाँ पर यह है कि हम जानते हैं कि जो इस देश की गद्दी पर बैठेंगे वो क्या करें, फिर भी हम उसी से सगाई करें, उसी के साथ हम जा रहे हैं। पता है मुझको उनके बेवफाई का, उसी से मैं सगाई कर रहा हूँ, उसे अच्छा लगेगा आशियाना या हमारा, क्योंकि वो बेवफाई कर रही है, अजी माँ बाप की सेवा मैं कर रहा हूँ। मैं यदि समाज की सेवा कर रहा हूँ तो लगातार समाज की सेवा कर रहा हूँ। मैंने कोशिश की है लिखने की, और आगे इसको और समृद्ध करेंगे सर के माध्यम से और सभी अभिभावकों के माध्यम से। और आगे की कार्यक्रम की रूपरेखा लिए सुकांत भी हमारे पास आ रहे हैं, और इन्होंने हमेशा कहा है कि अपने किए हुए कर्मों पर, अपने किए हुए कर्मों पर मुझे भविष्य में खुद पर लाज होगा, और जब लोग पूछेंगे मेरी सफलता का कारण, और जब लोग पूछेंगे मेरी सफलता का कारण, तो मेरा भी कुछ राज होगा, मेरे भी चेहरे पर वह बड़ा सा मुस्कान होगा, जैसे कि हर दिन होली या रमजान होगा। दोस्तों, वैसे तो मैं हिंदी का छात्र नहीं हूँ, दर्शन शास्त्र का छात्र हूँ, मैं बता चुका हूँ। और दर्शन और मनोविज्ञान के जो तथ्य हैं जो साहित्य में इस्तेमाल हो सकते हैं, उसको लेकर के ये कल्पना मैंने, मतलब इस कार्यशाला की कल्पना मैंने की थी। तो कुछ तथ्यों को मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, जो जैसे कि अमरेंद्र सर ने कहा कि कविता ऐसे ही बैठ करके नहीं की जा सकती है। बिल्कुल सही बात है, ऐसे बैठ कर की नहीं जा सकती। कविता तो हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है। उसी वक्तव्य को मैं थोड़ा बदल कर रखना चाहता हूँ। कविता कवि के परिपूर्ण क्षणों की वाणी है, जो पाठकों के अपूर्ण क्षणों को पूरा कर सके, तब वो कविता कहलाती है। तो एक अच्छा कवि वही होता है जो मनोविज्ञान को, जो उसका अपने श्रोता के मनोविज्ञान को अच्छे से समझ सके। आप तालियां तब बजाते हैं जब आप दोनों के बीच में एक तादात्म्य स्थापित हो जाए, जब कवि जो बोल रहे हैं और श्रोता जो सुन रहे हैं, उस दोनों के बीच में जब परस्पर संबंध का विकास होता है, तब वो कविता और कवि आपके मन पर छाप छोड़कर जाती है। कविता की जो एक सबसे खास बात है कि वो लयात्मक होती है, और उसकी लयात्मकता ही उसको आप याद रख सकते हैं, और वो जो शब्द होते हैं वो कभी ताउम्र आपके साथ रह जाते हैं। जैसे हमारे
सारे वरिष्ठ लोगों ने कहा कि कई कविताएं हैं जो हम कभी नहीं भूलते, और क्यों भूलेंगे हम जब उनकी छाप हमारे स्मरण पर, हमारे स्मृति पर एकदम साफ छपी हुई है। तो मनोविज्ञान को समझने का काम हम आप हर समय करते रहते हैं। जब भी हम आपस में भी बात करते हैं तो हम आपकी मनोदशा को समझते हैं, आपको पता चल जाता है आपका दोस्त कब दुखी है, कब खुश है। तो इसके लिए कोई मनोवैज्ञानिक होने की जरूरत नहीं, लेकिन अगर कुछ तथ्य आपको पता रहे तो बड़ा आसान होगा आपके लिए उस तरह से सोचना। तो आने वाले कुछ दिनों में लगातार मैं कुछ तथ्य आपके बीच में रखता रहूंगा। जो सबसे बुनियादी तथ्य मुझे लगा वो पहले मैं आपके सामने रखता हूं कि जो मनोवैज्ञानिक है वो बुद्धि को, जो दिमाग है, दिमाग के का जो विकास हुआ है उसको 3 स्तर पर देखते हैं, जिसको जो नाम दिया गया है, इंग्लिश में जो नाम है, ओल्ड ब्रेन, मिड ब्रेन और न्यू ब्रेन के नाम से जाना जाता है। जो ओल्ड ब्रेन है वो दिमाग के एक बहुत बड़े हिस्से को, मतलब जो बहुत बड़ा हिस्सा है उसको डिवोटेड है। वो करता क्या है? वो ओल्ड ब्रेन अनकॉन्शियस माइंड है। माइंड और ब्रेन के बीच में जो संबंध है वो ऐसा है कि जैसे कंप्यूटर आप सब देखे हैं, तो कंप्यूटर सिर्फ अपने आप में काम नहीं करता, उसको ऑन करते हैं तो एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, विंडोज होता है, मैक होता है, या आपका मोबाइल है उसमें एंड्रॉइड होता है, तो उसमें एक सॉफ्टवेयर है। तो माइंड आपके ब्रेन के अंदर का एक सॉफ्टवेयर है। तो ओल्ड ब्रेन जो है अनकॉन्शियस माइंड उसको चला रहा होता है। जो मिड ब्रेन है उसके लिए सबकॉन्शियस माइंड है। जो न्यू ब्रेन है उसके लिए कॉन्शियस माइंड है, चेतन मन, अवचेतन मन, अचेतन मन। और जो नया, पुराना और जो मध्यकालीन दिमाग है, जो विकास हुआ है, ये विकास अभी भी चल रहा है, ऐसा नहीं है विकास रुक गया है। कई जानवरों में आप देखेंगे, जैसे बंदर होते हैं, चिंपांजीज होते हैं, उनमें भावनाएं आ गई। तो जो ओल्ड ब्रेन है, ओल्ड ब्रेन बेसिकली आपके सर्वाइवल के लिए काम करता है। जो मिड ब्रेन है उसमें इमोशंस आते हैं, और जो न्यू ब्रेन है उसमें विचार आते हैं। तो इन तीनों को अगर आप समझेंगे, इन 3 लेयर्स को, तो आप ये समझेंगे कि जो भावनाएं हैं वो आपके ज्यादा निकट है कि जो आपके विचार है। तो विचारों से आपको अगर मतलब जुड़ना है तो वो ज्यादा मुश्किल है, आप भावनाओं पे जल्दी जुड़ जाएंगे। इसीलिए आप देखेंगे कि राजनीतिक स्तर पर भी आजकल जो राजनीति जो हो रही है, विचारों के स्तर पर नहीं हो रही है, भावनाओं के स्तर पर हो रही है। धर्म के स्तर पर, धर्म भावनाओं से जुड़ा हुआ है। धर्म का कोई तार्किक आधार नहीं है, धर्म का एक भावनात्मक आधार। तो इस कारण से धर्म से जुड़ना हमारे लिए आसान है, और उसका इस्तेमाल करना भी अनचाहे रूप से कई युगों से, मतलब लोग जो राजा रजवाड़े थे उन्होंने रणनीति बनाई है, धर्म का इस्तेमाल किया है शासन करने का, आज भी हो रहा है, क्योंकि वो हमारे मिड ब्रेन पर असर करता है, और वो मिड ब्रेन की चीजों को हम नकार नहीं सकते। जैसे जो ओल्ड ब्रेन है वो 3 चीज के लिए जिम्मेदार है, फूड, सेक्स और डेंजर। खाने को आप नहीं मतलब आप चाह करके भी खाने को नहीं नकार सकते। आप अगर रूम में यहाँ पर एक खाने की कटोरी रखे रहेगी जिसमें फल वगैरह रहेंगे, आप जब वहां से घुस रहे होंगे तो सबसे पहली नजर वहां पड़ेगी। ये आपका ओल्ड ब्रेन काम कर रहा है बहुत पुराने जमाने से, और ये काम जानवरों में हो रहा है। कई जानवर अब मिड ब्रेन की भी ये मतलब सबूत दे रहे हैं कि उन मिड ब्रेन उनमें उपस्थित है। चिंपांजी जैसे वो रोते हैं, हंसते हैं, उनमें भी भावनाएं आ रही हैं। तो अगर इन सब फैक्ट्स को देखें तो आप अगर विचारों और भावनाओं का सम्मिश्रण करते हुए शब्दों को बुनने की कोशिश करेंगे तो आपके लिए कविता को या कहानी को या किसी भी तरह के निबंध को रचना आसान होगा। आने वाले अभी आप लोगों को 5 शब्द दिए जाएंगे और 5 शब्दों का 5 समूह दिया जाएगा, और उन सारे शब्दों को मतलब जो एक समूह आप उठाएंगे उस समूह के सारे शब्दों या उसके पर्यायवाची को इस्तेमाल करते हुए कुछ पंक्तियों को आपको रचना है कविता के रूप में। तो उम्मीद है आप लोगों को ये बात समझ आ गई होगी। ये करना क्या है आज की कार्यशाला में, व्हाट्सएप ग्रुप से सारे लोग जुड़ गए हैं। व्हाट्सएप ग्रुप जो बनाया गया था, क्वेश्चन उसी पे हम लोग अभी डाल देंगे। सारे लोग जुड़े हुए हैं ना? अगर कोई व्हाट्सएप अभी 31 आज भी व्हाट्सएप ग्रुप पे नहीं जुड़ा है तो वो रुपेश जी से कंसल्ट करके जुड़ जाए, और उस पर हम लोग क्वेश्चन डाल रहे हैं। पेपर एक सबको दे दीजिए, और हाँ 12:30 के बाद क्वेश्चन अभी दे देंगे, थोड़ा सोचने का समय मिलेगा, और तब तक उसके बाद जब ये लोग लौट कर आएंगे तो लिखेंगे। और लिखने के साथ साथ खुला मंच भी है, आप लिखते जाएंगे, अपनी कविताएं यहाँ सुना सकते हैं जो आप लिखेंगे।
पुरानी कविताएं हैं वो भी आप सुना सकते हैं। कविता में हमें कविता सृजन के बाद एक कवि को 3 प्रक्रिया से रचना प्रक्रिया के संदर्भ में मुझे लगता है कि खास करके मैं अपने संदर्भ में जब मैं रचता हूँ तब मैं कवि होता हूँ। उसके बाद एक पाठक का भी उसमें होना चाहिए, पाठक का गुण होना चाहिए, पढ़ लेना चाहिए, और उसके बाद वो अपने आलोचक को भी सक्रिय करे। अगर ऐसा नहीं होगा तो रचनाओं में बहुत कमियां होंगी। हमारे यहाँ हिंदी में जरा सा कम है, उर्दू वाले में ज्यादा है कि वहाँ उस्ताद की परंपरा अभी भी चल रही। अब कविता पढ़िए तो उनका अपना एक उस्ताद होता है और उसमें वो बताते हैं कुछ कमियां। हिंदी वाले में जरा सा भी ये परंपरा टूट गई और एकदम टूट गई। अभी हम जो उन्होंने सगाई वाली बात जिसकी ओर उन्होंने संकेत किया योगेंद्र जी ने, मुझे लगा कि ऐसे ही उन्होंने नहीं किया, वो बहुत महत्वपूर्ण है। आप ठीक है सगाई आप किससे कर, सगाई का बहुत अभिधा के स्तर पर एक स्त्री पुरुष का संबंध है, आप उसको नेता से सगाई की बात नहीं कर सकते ना। देखिए बन रही है बात, क्या नहीं बन रही। तो हम क्या कहते हैं, हम प्रतीक क्या चुनते हैं, ये गलतियां सबसे हो सकती हैं, प्रसाद से हो सकती हैं। आप कमायनी में देखेंगे कि कमायनी में प्रसाद जी से भूल हुई है कि लहरों से एक मणि फेंकी गई है और ये मणि स्त्रीलिंग है, और ये किसके लिए प्रतीक है, किसके लिए बिंब है, मनु के लिए। मनु पुल्लिंग है और मनु पुल्लिंग के लिए स्त्रीलिंग का मणि प्रयोग सही नहीं। ये प्रसाद से भी भूल हो सकती है, याद रखिए। ऐसा नहीं कि प्रसाद जी ने लिखा तो उसमें कमानी में छंद दोष नहीं है, वहां भी छंद दोष है, वहां भी। तो आप जो सगाई वाला जो वो प्रतीक चुन रहे हैं या जो कल्पना में आप जो बात कर रहे हैं, मुझे लगता है कि आपकी कविता को वो वहां तक वो प्रतीक, वो बात, वो बिंब जो है पहुंचने नहीं देती आपकी बात जो आप कहना चाहते हैं। मुझे लगता है कि उसमें सुधार की जरूरत है। धन्यवाद। इसको साढ़े 12 रोटी तो आप लोगों को टास्क दिया गया, टास्क दिया गया और ये जो टास्क अभी मिलेगा उसका एक आनंद अभी नजर आएगा। आनंद ये है कि हर शख्स अलग अलग कैसे सोचता है। तो जैसे ही कोई शब्द है, किसान शब्द है, तो किसान को देखने का नजरिया अलग अलग होता है। फूल को देखा तो उसका नजरिया अलग होता है। अब जो उम्र फूलों की है उसमें कल्पनाओं का प्रवाह बहुत ज्यादा होता है, होना चाहिए। कोई घटना घट जाएगी तो लगेगा कि भूकंप ही हो गया। अगर माता पिता ने डांट दिया तो लगेगा बस दुनिया खत्म है, दुनिया कुछ नहीं। या कोई दो शब्द करके चला गया था कि अब क्या बचा ही नहीं, सब कुछ खत्म हो गया, और ये कुछ खत्म नहीं होता। और ये जो संवेदना है, ये संवेदना अभी जब कविता हम लोग करेंगे तो उसमें नजर आएगी और मुझे लगता है थोड़ा आनंद आएगा। 12:30 बजे के बाद जिसको लिखना नहीं आता है वह भी लिखे, जिसको लिखना आता है वह भी लिखे। और लिखना सबको आता है, आता इसलिए है कि सब सोचता है, सबके मन में कुछ बात होती है, वही तो कहना है, वही तो बात करना है। जो रचनाकार नहीं है उसको हिंदी विभाग ठोक पीट करके रचनाकार बनाएगा और चाहेगा कि आने वाली जो समय है, जो दुनिया है, जो तुम्हारा घर होगा, दरवाजा होगा, सब जगह जो है होगा, तुम रचनाशील रहो
और बढ़िया से अपना जीवन व्यतीत करो। जितना बड़ा रचनाकार होगा उसका जीवन उतना ही बड़ा होगा। तो हम सारे लोग, रचनाकार का मतलब कि कविता लिखना नहीं होता है, रचनाकार का बहुत सारे आयाम होते हैं। परिवार को रचना भी एक रचना होता है, अपने बूढ़े माता पिता की सेवा करना भी एक रचना होता है, अपने बच्चों को देखना ठीक रचना होता है, पड़ोसियों के बारे में अच्छा ख्याल पालना भी रचना होता है। रचना का मतलब ये नहीं होता है कि सब लोग कविता लिखेगा तभी रचनाकार हो। पक्षी भी रचनाकार होता है। सुबह खास समय में गाता है, ऐसा नहीं है कि दिन भर गाता रहता है। पक्षी भी हम मेरे मोहल्ले में बहुत ज्यादा है, मुझे लगता है 3 साढ़े 3 के बाद वो एक अचानक जो है वो जग जाती है और अपने लय ताल में घंटा 1.5 घंटा तक चलता रहता है और उसके बाद पूरा दिन शांत रहता है, रात भी शांत रहती है उसी समय वो। इसका मतलब है उसका भी वक्त होता है, वो भी बहुत कुछ समझता है। जगदीश चंद्र बोल पशुपैसित उन्होंने थोड़े कहा था कि पौधे में भी जान होती है, तो उन्होंने प्रयोग करके दिखा दिया है। तो ये टास्क मिल गया है। खाना भी बीच में भी चलेगा और अभ्यास भी चलेगा। अभ्यास में स्वतंत्र हो जाना है, मतलब कोई देखा देखी नहीं है, देखा देखी मामला नहीं है। जो भी आएगा जैसे आएगा, सोचना नहीं है कि ये अच्छा है कि बुरा है। सोचना ये है कि हम रचना कर रहे हैं, हम लिख रहे हैं, यह अच्छा बुरा का पैमाना भी अद्भुत होगा। कोई आदमी आगे का उपन्यास नदी के द्वीप को की प्रशंसा बहुत करता है। कोई कहता है कि पके आम में कीड़े मरे फले हुए, तो कोई बहुत बड़ा आलोचक है, कोई बहुत बड़ा प्रशंसक है। तो तुम्हारी रचना का भी कोई बहुत बड़ा आलोचक होगा, बहुत बड़ा प्रशंसक होगा। दोनों को बर्दाश्त करना पड़ेगा, क्योंकि यह दुनिया जो है एक रंगा नहीं है कि तुम जो कर रहे हो वो सब कहेगा ठीक ही कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं होगा। बहुत अच्छा काम करोगे तो महात्मा गांधी को भी गोली मारी जाती है, बहुत अच्छा काम करने के बाद ईसा को भी तख्ती पर झुलाया जाता है, लेकिन ईसा ही जीवित रहते हैं, गांधी ही जीवित रहते हैं, क्योंकि उन्होंने रचना करने की कोशिश की। इसलिए यह कोशिश हम लोग करते हैं, यहाँ बैठ करके जो दिया जाएगा दे दिया गया है। शायद आप लोग अपने अपने काम में लग जाएं, बीच में खाना भी आएगा, उसका उसकी हम इंतजाम करेंगे और हम लोगों से जो पूछना होगा वो भी आप पूछ सकते हैं एकदम अनौपचारिक ढंग से। ये कार्यशाला है, क्लास नहीं है। ये उस क्लास नहीं है कि आप एकदम पकड़े हुए हैं, सर ने डांट दिया, एकदम से बैठे हुए हैं, ऐसा कुछ नहीं होगा। अनौपचारिक सहजता पूर्वक आनंद लेते हुए मजा से 5 दिनों तक हम लोग साथ साथ आनंदित होंगे, इस विश्वास और भरोसे के साथ। यह जो अभी का जो सत्र है इसको हम लोग समाप्त करते हैं। अगला जो सत्र होगा वो आपको दे दिया गया है, उस पर हम लोग बातचीत करेंगे और जो नहीं लिखेगा उसको 10 बार यहाँ बुलाया जाएगा और 10 बार उसको कहा जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको।